सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सुन्जू के कोट के साथ। सुन्जू कहते हैं द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है बहुत ही रिलेवेंट कोट है, स्पेशली 21st सेंचुरी में। क्यों रिलेवेंट कोट है 21st सेंचुरी में? क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला है 21st सेंचुरी इज़ नॉट द सेंचुरी ऑफ वॉर। तो यहाँ पे जो कोट है ये भी कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि जो मोस्ट स्किलफुल वॉरफेयर फॉर्म होती है वो नहीं होती डायरेक्टली हम गए और हमला करा, अटैक करा जैसे रशिया कर रहा है। वो जो है मोस्ट स्किलफुल वॉरफेयर फॉर्म नहीं होती। वो कौन सी होती है वॉरफेयर फॉर्म? जहाँ पे हमारा ब्लड भी ना निकले और जो हमारा अपोनेंट है वो भी गिव अप कर दे। वो होती है डिप्लोमेटिकली वॉरफेयर, वो होती है स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर, वो होती है डिसेप्शन वाली वॉरफेयर कि जो हमारा अपोनेंट है वो अपना मेंटली गिव अप कर दे। जैसे हमारा यूएस से ट्रेड टैरिफ, जो टैरिफ वॉर चल रही है वो चला रहा है, वही है हमारे यहाँ पे सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर जो सुन्जू कहते हैं। तो आई होप ये जो कोट है अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली में कौन सी ज़्यादा वॉरफेयर जो सबसे ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है वो है हमारी इनडायरेक्ट वॉरफेयर, जो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर बता रखा है यहाँ पे। आई होप ये कोट तो समझ आ गया होगा। ये कोट बहुत ही रिलेवेंट है हमारे आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन से। चाइनाज स्ट्रैटेजिक पुश, तो देखो आपको पता ही है कि यूएसए जो है वो टैरिफ लगाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, स्पेशली चाइना जो है उसका एंटी है। और यही जो वॉरफेयर चल रही है ये इनडायरेक्ट वॉरफेयर चल रही है, स्ट्रेटेजिकली जो वॉरफेयर जिसे कहते हैं डिसेप्शन वाली या डिप्लोमेसी वाली, वो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये हमारे लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही। इसको थोड़ा सा समझेंगे, ये जो कोट है कैसे अप्लाई होता है इसको भी समझेंगे इस चीज़ को। तो हमारे लिए डेफिनेटली हमारा जो CAPF एग्ज़ाम है उसके अंदर चाइना हमारा एक जो की रोल प्ले करता है। और आपको पता भी है, अगर प्रीवियस ईयर के जो है आपने ट्रेंड को डिस्कस करा होगा या देखा होगा तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, वो क्या कि ये जो चाइना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CAPF के टॉपिक के लिए। क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस में, चाहे वो कभी बॉर्डर के बारे में पूछ लेता है, कभी उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बारे में पूछ लेता है, तो इन सब चीज़ों से चाइना जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे CAPF एस्से राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। तो डिस्कशन करते हैं एक नई डायमेंशन, क्योंकि इससे पहले चाइना का ये वाला जो डायमेंशन था ये नहीं डिस्कस किया हमने। एक और नई डायमेंशन हमारे नॉलेज पूल के अंदर ऐड करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी जो है लास्ट मंथ, क्योंकि अब तो मई आ गया है, 14 से 18 तारीख तक अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी भी विजिट पे थे। लेकिन अभी जो है चाइना के जिनपिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर टूर कर रहे थे। तो अभी तक तो जिनपिंग जी को हमने सुना है कि वो जो है जो 9 लाइन पे जो है कभी किसी आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं, कभी किसी आइलैंड पे कर लेते हैं, कभी फिलीपींस के साथ लड़ाई होती है, कभी किसी के साथ होती है, वो कहीं उनके जो है मिलिट्री के जो वो टकराते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए सुना था। लेकिन अभी जो जिनपिंग है वो क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें टूर कर रहे हैं। नई नई कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, इसकी विजिट पे गए थे। तो मेन गोल क्या था उनका? देखो मेन गोल क्या था, मेन गोल यही दिखा रहा है कि जो चाइना है कहीं ना कहीं वो रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर और डिप्लोमेटिक पार्टनर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। चाइना जो है, क्योंकि चाइना की छवि आपको ऑलरेडी पता है, एग्रेसिव पार्टनर के रूप में उसको देखा जाता है चाइना को, कि कभी बॉर्डर एरियाज़ पे स्पेशली इंडिया के साथ और जो ये साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनके साथ जो है वो साउथ जो एशियन हमारा सी है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं टकराता रहता है। तो इंडिया चाइना की छवि जो है थोड़ी सी ख़राब है। तो अब ये जो है विजिट करके क्या कर रहा है, अपनी जो इमेज है उसको इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को रिलायबल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पार्टनर के रूप में दिखा रहा है। इसके बाद ही चाइना के इंटरनल मीटिंग भी हुई, और इस इंटरनल मीटिंग का जो मेन फोकस था क्या, कि अपनी जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ जो टाई है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया जाए। तो सोचने की बात यह है कि भाई चाइना अभी तक तो जो है साउथ चाइना सी के अंदर जो है अभी आंखें दिखाता था अपने नेबरिंग पार्टनर्स को। अब यहाँ पे उसको ऐसी क्या जो है नौबत आ गई कि वो जो है अब टाइज करने लग गया है और विजिट पे जा रहा है अपनी साउथ एशियन कंट्री के साथ। तो देखो साफ सीधी बात है यहाँ पे कि चाइना के ऊपर जो है टैरिफ लग रहे हैं। यूएस से जो है टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं शटर हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा स्टैंड स्टिल में आ गई है चाइना की इकोनॉमी। तो चाइना अब क्या कर रहा है, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब चाइना यहाँ पे यही बता रखा है, चाइना जो है 145% टैरिफ जो है वो फेस कर रहा है यूएसए की तरफ से। तो ये जो यूएसए की या कह लीजिए ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रंप पॉलिसी जो है ये कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। अब चाइना की जब इकोनॉमी हर्ट हो रही है तो चाइना क्या कर रहा है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, उसको रिकैलिब्रेट कर रहा है, दोबारा से उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी का रिजल्ट है कि वो अपने जो नेबरिंग स्टेट है, स्पेशली जो साउथ चाइना जो सी में या फिर साउथ एशियन नेशन जो है, ठीक है, उनके यहाँ पे विजिट कर रहा है। स्पेशली 3 का नाम ले रखा है, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया में।
तो ये कहीं न कहीं अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ हमें समझ आ गई कि जो है यूएसए जो है वो सुन्ज़ू वाला जो वॉर स्ट्रैटेजी है कि अपने जो अपोनेंट है चाइना, उसको बिना ब्लड बहाए जो है उसको हराना चाहता है, और चाइना जो है अपने आप को बचाने के लिए रिकैलिब्रेट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी को। दोनों चीज़ समझ आई। इसके बाद एक चीज़ समझते हैं कि भाई ये साउथ जो ईस्ट एशिया है ये चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो जो साउथ ईस्ट एशिया है ये चाइना को एक बफर और एक ब्रिज प्रोवाइड कराता है। तो कैसे प्रोवाइड कराता है, देखो अभी आपको पता ही है कि यूएसए का जो है टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना के साथ, अभी देखा ना 145% टैरिफ है। तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ये चाइना को एक ब्रिज का प्रोवाइड कराएंगे, तो ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है या उसका कह लीजिए जो प्रोडक्शन का माल है वो उसके उस कंट्री में जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। तो यही बता रखा है कि अल्टरनेटिव ट्रेड रूट हो गया, या फिर कह लो मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, या पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया। तो तीनों ही चीज़ जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये जो नेशन है स्पेशली यहाँ पे हमने 3 नेशन का नाम ले रखा है, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया। यूएसए के साथ क्या चल रहा है, देखो यूएसए तो आपको पता ही है ट्रम्प पॉलिसी, टारगेट वो टैरिफ वाली पॉलिसी, तो यहाँ पे भी टैरिफ लगा रखे हैं। कंबोडिया पे 59%, वियतनाम पे 46%, मलेशिया पे 24%। तो देखो इनके ऊपर भी टैरिफ का इफेक्ट पड़ रहा है, इनकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे जो जिनपिंग है वो क्या कर रहा है, एक बहुत ही रिलायबल और इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में सामने आ रहा है, विजिट कर रहा है कंट्री की, अपनी इंटरनल मीटिंग बिठा रहा है, और एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है वो साइन हो रहे हैं। वियतनाम के साथ चाइना के 45 हो गए, मलेशिया के 30 एग्रीमेंट, और कंबोडिया जो है, कंबोडिया में जो है चाइना हमारा अभी भी जो है बिगेस्ट इन्वेस्टर है। तो देखो इनकी इकोनॉमी को रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर कैसे बनेगा, जब इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा चाइना, और वही यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। तो देखो ये विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए, तो क्योंकि चाइना जो है अपनी इकोनॉमी को भी बचा लेगा, इनकी इकोनॉमी को भी बचा लेगा, और जो इसका अपोनेंट जो इसको हराना चाहता था टैरिफ के थ्रू, क्या कौन था इसका अपोनेंट, यूएसए, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाएगा, जो कि करना चाहता था साइड ट्रैक किसको, चाइना को। अब यहाँ पे ग्लोबल नैरेटिव क्या चल रहे हैं इन दोनों कंट्रियों को लेके, देखो चाइना जो है अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहा है। अब प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाइना जो है अपने आप को स्पेशली साउथ एशियन ये जो नेशन हैं इनके अंदर कैसे प्रेजेंट कर रहा है, चाइना अपने आप को पीसफुल, कोऑपरेटिव और नॉन इंटरफेयरिंग पार्टनर के रूप में दिखा रहा है, जबकि है नहीं वैसे तो देखा जाए, क्योंकि होता तो हमारे यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी जो इंटरफेयर करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, अपने आप को बहुत ही शांत और कोऑपरेटिव और नॉन इंटरफेयरिंग, कि भाई तुम्हारे जो इंटरनल मैटर है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है चाइना। यूएसए की क्या इमेज चल रही है इस समय, यूएसए बहुत ही ज़्यादा जो है फोर्सफुल और आइडियोलॉजिकल ड्रिवन जो है पार्टनर के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता ही है टैरिफ लगाया जा रहा है, वो भी यूनिलैटरल टैरिफ, की दोनों की सहमति से नहीं, अपने खुद की मर्जी से यूएसए जो है टैरिफ लगा रहा है। तो यूएसए और चाइना की इमेज देखें तो कहीं ना कहीं यूएसए की जो इमेज है स्पेशली ये जो हमारे साउथ एशियन नेशंस हैं इनके अंदर थोड़ी सी डाउन जा रही है, और चाइना थोड़ा सा अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में जो है प्रेजेंट कर रहा है। इसी का रिजल्ट कंबोडिया जो है चाइना को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, मलेशिया जो है सो न्यूट्रल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइना करना क्या चाहता है इस रीजन के अंदर, देखो चाइना का सिंपल गोल है इकोनॉमिकली फ्लोरिश करना, ठीक है। अब जो हमारा ये जो चाइना है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर इसकी वैसे ही इमेज थोड़ी सी ख़राब है, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लेके आ गया, साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद इसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको एक्सपांड करने की बात हो रही है, प्लस जो कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उसको बिल्डअप करने की बात हो रही है। इसीलिए जो है हमारा चाइना जो है विजिट पे है अभी साउथ एशियन नेशन की। तो ये चाइना की जो है, ये जो चाइना कर रहा है इसकी ये सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी के अंदर आएगा। और अभी तक आपको पता होगा चाइना ने जो है अपनी हार्ड पावर स्ट्रेटेजी को यूज़ करा है। वो क्या हार्ड पावर स्ट्रेटेजी होती है, मनी, पैसा। पैसा ही तो देता था, डेप्थ देता था और डेप्थ ट्रैप में फंसा लेता था। उसकी वजह से फिर चाइना की जो है इमेज थोड़ी सी वो हो गई थी, ख़राब हो गई थी, स्पेशली श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ के अंदर और मलेशिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर, मालदीव, मलेशिया नहीं मालदीव जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे दोनों को जो है लोन के चक्कर में फंसा लिया उसने, और फिर वो हमारे पास है, इंडिया के पास है। तो ये सारी चीज़ भी होती रही है। लेकिन चाइना जो है अब अपनी इमेज पे काम कर रहा है, इसलिए सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रहा है, हार्ड पावर स्ट्रेटेजी का यूज़ नहीं कर रहा है। अब चाइना और यूएसए की स्ट्रेटेजी जो है, दोनों की स्ट्रेटेजी और दोनों की जो अप्रोच है थोड़ी अलग अलग है। चाइना, पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। जो यूएसए है मेनली फोकस किस पे करता है, मिलिट्री अलाइंस के अंदर। इसीलिए जो है हमारे इस स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जब यूएसए की बात करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी। वो क्या, एक आकुस हो गया, ये भी मिलिट्री अलाइंस है, एक क्वाड हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो यूएसए के प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं जो
जो कह लीजिए कि रियल जो मार्केट एक्सेस होता है उसके अंदर जो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। लेकिन जो चाइना है वो सोलली फोकस किस पे करता है, ट्रेड हो गया, डिजिटल कॉपरेशन हो गया, सिक्योरिटी टॉक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। तो चाइना का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में नहीं है जिसका यूएसए में इंटरेस्ट है। तो चाइना देखो अपनी अलग जी वो जो है इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्पेशली इकोनॉमिक वे में, और यूएसए जो है हमारा मिलिट्री के वे में कॉपरेट करने की कोशिश करता है। तो दोनों की जो इमेज है डेफिनेटली अलग अलग है। और अब जो ट्रंप है, ट्रंप पॉलिसी जो है या कह लिए टैरिफ वॉर जो है वो यूएसए की जो इमेज है वो डाउनग्रेड कर रहा है। तो चाइना के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि साउथ ईस्ट नेशन के अंदर जो हमारा ये जो नेशन है साउथ ईस्ट एशिया, इस नेशन के अंदर अपनी इमेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। और चाइना यही कर रहा है, इसीलिए जो है वो कभी वियतनाम की ट्रिप पे जाता है, कभी कंबोडिया की, कभी मलेशिया की। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि ये सारी चीज़ें हो किस लिए रही है, अपना जो ट्रस्ट है उसको रिबिल्ड करने के लिए, और जो कंट्रीज़ है स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ के साथ काम करने के लिए। तो यही सारी चीज़ आई होप समझ आ रहा होगा कि चल क्या रहा है इंटरनेशनल गेम। तो यही चीज़ हमें लिखनी है अगर आ जाता है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, कि चाइना जो है अब कैसे जो है अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है धीरे धीरे। और यही चीज़ है कि अगर चाइना जो है ये सारी चीज़ें करेगा, और यूएसए बेसिकली चाहता क्या था, यूएसए तो आइसोलेट करना चाहता था, लेकिन अब हो उल्टा रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, अपने अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। जिस रीजन में चाइना को डोमिनेंट प्लेयर के रूप में देखा जाता था, एक एग्रेसिव पार्टनर के रूप में देखा जाता था, वहीं पे चाइना क्या कर रहा है अपनी इमेज को सुधारने के लिए, क्योंकि आइसोलेट कर रहा है यूएसए उसे टैरिफ लगा लगा के। तो चाइना क्या कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अब कोलैबोरेट जो है ब्रॉड लेवल पे कर रहा है, अपनी जो सॉफ्ट स्ट्रैटेजी थी उसका यूज़ कर रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं सारी चीज़ जो है चाइना के फेवर में जाती हुई दिख रही है। चाइना कर क्या रहा है प्लान, लॉन्ग टर्म रीडर का जो रोल है वो प्ले करना चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर, इसीलिए वो जो है अपनी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा है। अब वो रूल बेस्ड और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि जो चाइना है वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी जो है बदलते टाइम के साथ जो है चेंज कर रहा है। और ये जो सुनजू का कोट था वॉर वाला, यही चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देती मिल रही है कि जो अपने अपोनेंट को हराना है तो उसको मेंटली जो है उसको गिव अप करवा दो। लेकिन जो चाइना है वो दिख नहीं रहा है हमें मेंटली गिव अप करता हुआ। यूएसए ने उसको आइसोलेट करने की कोशिश तो करी, लेकिन यूएसए के आइसोलेशन से उसने क्या करा, नई चीज़ें सीखी, और नई चीज़ें सीख के अपने आप को रीबिल्ड कर लिया। और यही सारी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। और पुराने एडिटोरियल थे, सबको कोलैबोरेट करके लिखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा जो है एडिटोरियल इंडिया चाइना रिलेशन हो गया, या चाइना की जो स्ट्रेटेजिक आउटकम्स है उसके बारे में लिखा जा सकता है। तो अगर समझ आ गया हो तो थोड़ा सा इसको ट्राई करने की कोशिश करना। पेपर 2 का ये टॉपिक है, इसको लिखना, लिखने के बाद जो है हमारा डिस्कशन जो ग्रुप है उसके अंदर सेंड करना। डिस्कशन ग्रुप तक पहुंचना कैसे है, सिंपल चीज़ है एकदम। कैसे पहुंचेंगे, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। एक टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्कशन ग्रुप से जो है आपने जो एस्से राइटिंग करी है वो अपने दोस्तों के साथ जो है आप शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे जो वो बच्चे हैं वो इसको इवेलुएट भी करते हैं। तो दोनों ही चीज़ कीजिए, ठीक है। आप भी लिखिए और बच्चों को भी लिखवाइए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूएसए यूक्रेन डील। देखो ये तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएसए जब कभी आता है तो अपना जो है एक उल्लू तो सीधा करता ही है, बेनिफिट तो लेता ही है। तो यूक्रेन के जो मिनरल्स हैं बस वही चाहिए थे और अब मिल गए उसको। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि यूएस यूक्रेन का जो इन्वेस्टमेंट फंड है, अभी इन्होंने दोनों ने यूएस ने और यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट का नाम है यूएस यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या कि जो यूक्रेन के रेयर अर्थ और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं अब जो यूएसए है उसको एक्सेस कर पाएगा। तो भाई जो यूएसए को चाहिए था वो मिल गया। और ये कहीं ना कहीं जो चीज़ हुई है, ये साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखो मैं अब हमेशा कहता हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ जाए तो समझ लो मतलब की दोस्ती है वो, यही यहाँ पे मतलब की दोस्ती दिख रही है। यूएसए ने जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया अपना यूक्रेन को, अब उसके जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको यूज़ करेगा और बोलेगा कि रशिया से मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर लूँगा। तो यही सारी चीज़ दिख रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थी, मतलब की दोस्ती, ठीक है। चलो नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा इसमें देख ही लेते हैं। ये देखो ये जो पार्टनरशिप हुई है इसके अंदर जो है एक जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड खोला गया है, जिसको जो है कीवी मतलब कि यूक्रेन और जो हमारा यूएसए है दोनों मिलके जो है उसको ऑपरेट करेंगे। यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रही है इसके पोस्ट वॉर उसको यूक्रेन को कैसे बिल्ड करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। कंट्रीब्यूशन 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा फॉर फ्यूचर रिवेन्यू यूक्रेन करेगा। तो ये सारी चीज़ थी यूक्रेन के पास, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मिनरल वाला रिसोर्सेज वाला साइन हुआ था ना, ये देखो ये हमने देख लिया था। ये 3 चीज़ें, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, 3 चीज़ें अच्छे से याद रखना।
इसके बाद ये थोड़ा सा देख लेना, यूक्रेन के पास जो है मिनरल्स वर्ल्ड के कितने हैं, 5% मिनरल्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूएसए जैसी कंट्री ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है यूक्रेन के साथ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये पेपर 1 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो कमेंट करोगे तभी जो है मेरे को पता चलेगा कि तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अब तुम कमेंट नहीं करोगे और फिर जो है चुपचाप देख के निकल जाओगे, तो किसी दिन तुम्हारा नहीं मन करेगा, तो उस दिन जो है तुम थोड़ा सा जो है बोलोगे चलो कल देख लेंगे, और एक दिन छूटा तो मतलब हमेशा के लिए छूटा, ये ज़रूर याद रखना। क्योंकि जब कंसिस्टेंसी में ब्रेक आता है तो वो ब्रेक जो थोड़ा सा उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनर्शिया वाला साइंस में तो पढ़ा होगा ना कि इनर्शिया भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। चलो इसको तो नहीं समझाऊंगा, आगे चलते हैं। चलो ऑरेंज इकोनॉमी। देखो ऑरेंज इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एक वो था ना हमारा साइंस एंड टेक के अंदर, बायोटेक वाला जो था, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि ये कौन सा बायोटेक होता है, वो कौन सा बायोटेक हो जाता होता है। तो उसी के बाद यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है ऑरेंज इकोनॉमी। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी एक जो वेव्स है, वेव्स को हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बार बार मैं लेके नहीं आऊँगा, 2 या 3 बार मैंने डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो हुआ है मुंबई के अंदर, इसके अंदर हमारे मोदी जी ने बोला क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में है, और हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस करा था। तो यहीं पे हमारे मोदी जी ने बोला कि ये जो हमारा इंडिया है अब ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो 3-4 तरह की इकोनॉमी हो गई, ऑरेंज इकोनॉमी हो गई, ब्लू इकोनॉमी हो गई, हमारी ग्रीन इकोनॉमी हो गई, डिजिटल इकोनॉमी हो गई। क्या चीज़ होती है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो अटैम्प्ट करने का। ये जो सारे जो ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और ये ऑरेंज इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, समझ आ गया होगा। ऑरेंज इकोनॉमी तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा गेमिंग इंडस्ट्री है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन या कल्चरल या क्रिएटिव वाली, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। तभी तो ये वेव है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, उस वाली इंडस्ट्री को हम ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अटैम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल बढ़ेगी, इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एक बार। IPMDA इनिशिएटिव, ये क्या चीज़ है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये देखो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो हमारा क्वाड ग्रुपिंग है, ये थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा है। एम क्या है इस हमारा IPMDA का, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का। देखो जो डार्क शिपिंग होती है, या फिर बोलो कि जो रियल टाइम जो मैरीटाइम मॉनिटरिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको मॉनिटर करना जो है इस इनिशिएटिव का जो है मकसद है। पार्टनर वगैरह थोड़े से देख लेना इसमें। और ये जो है एम इसका, ये एम थोड़ा सा देखना, इसका एम है बेसिकली 3 क्रिटिकल जो रीजन्स है उनको इंटीग्रेट करना। ये कौन कौन से रीजन्स है 3 क्रिटिकल, एक तो हमारा पैसिफिक आइलैंड्स हो गए, उसको इंटीग्रेट करना। दूसरा साउथ ईस्ट एशिया को इंटीग्रेट करना, जिसके अंदर जो चाइना है, अभी देखा था ना, चाइना जो है अपनी पकड़ बना रहा है, सॉफ्ट पावर को यूज़ कर रहा है। और जो इंडियन ओशन रीजन है, इसके अंदर जो है मरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना। ये 3 क्रिटिकल रीजन्स के अंदर ये जो इनिशिएटिव है चलाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये 3 क्रिटिकल रीजन कौन कौन से हैं, ये इनिशिएटिव क्या है, कौन चला रहा है, कौन कौन कंट्री है, ये सारी चीज़ें क्वाड ग्रुपिंग है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ट्राई करना इसको अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा हीट वेव। देखो NHRC ने जो है अभी जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने के लिए बोला है गवर्नमेंट से कि भाई जो हमारे जो गिग वर्कर्स हो गए, या फिर जो हमारे रोड पे जो रहते हैं लोग, जो हमारे मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनके लिए कुछ करा जाए, क्योंकि हीट वेव जब आएगा इनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत जो है असर पड़ने वाला है। स्पेशली इन सब स्टेट्स के अंदर नोटिफाई किया गया है जहाँ पे हीट वेव का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट टाइम की बात करें 2018 से 2022 के बीच में, NCRB की रिपोर्ट भी ये कहती है कि 3798 जो डेथ हुई है, 3798 जो डेथ हुई है, वो हीट वेव की वजह से या सन स्ट्रोक्स की वजह से हुई है। तो देखो इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है ही ये। और कुछ रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंडेशन वही कि शेल्टर्स में रहो, वेंटिलेशन करो, फैन ड्रिंकिंग वाटर, वो जो हाइड्रेट करने के लिए होता है, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए होता है, वो सारे मेजर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है NHRC को स्टडी करने की ज़रूरत है। हीट वेव के जो मेजर्स हैं, कभी हीट वेव के ऊपर टॉपिक आ गया तो इसके जो मेजर्स हैं इनको लिखने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 NHRC के ऊपर, क्योंकि NHRC फेवरेट टॉपिक है UPSC CAPF का। NHRC को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा ये वाला ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है अभी दिया गया है। किन किन को, ये दोनों जो बच्चे दिख रहे हैं इनको दिया गया है। एक चिराग शेट्टी हो गए, एक हो गए सात्विक साईराज
रेन की रेड्डी, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं दोनों ही, और कि दिया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मानसुख मांडविया जी ने नई दिल्ली के अंदर। तो ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी स्पोर्ट्स के बारे में भी एक आधी चीज़ पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा हो गया। अब कल के थोड़े क्वेश्चंस देख लें। हमने देखा था NSAB जो एडवाइजरी बोर्ड था, इसके नए चेयरमैन हमें आलोक जोशी जी को जो है अपॉइंट किया गया था, ठीक है। वैसे ही बाकी सारे तो वैसे ही लेमिनेट हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी, इनको तो नहीं किया गया होगा, बी ही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बारे में हमने कल क्या देखा था कि जो हमारी डिजिटल जो एक्सेस है उसको जो है आर्टिकल 1 के अंदर फंडामेंटल राइट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। देख लेते हैं। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू बोथ, बिल्कुल बोथ को प्रोवाइड कराता है, नहीं तो अंग्रेजों को यहाँ पे आने के बाद मार दिया जाता है क्योंकि लाइफ तो लिबर्टी नहीं है उनके पास, है उनके पास, ठीक है। आर्टिकल 2 गारंटीज द राइट टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टोडियल डेथ। देखो ये दोनों चीज़ ही प्रोवाइड कराता है, पुत्ता स्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी, तो दोनों ही चीज़ है, तो आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, याद रखो ना ये राइट टू प्राइवेसी वाला और कस्टोडियल डेथ में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है ये सारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन। देखो हमने कल कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन के ऊपर पूरा जो है ढंग से पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रू कौन सा है ये पूछा है, मतलब कि 3 स्टेटमेंट गलत हैं। लास्ट हुआ था 1931 में, गलत। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाज फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस सिंस 1931, ये है स्टेटमेंट सही, क्योंकि इसी के बाद से ये था। सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज इंक्लूडिंग डेटा, यही तो बहस चल रही है कि भाई ओबीसी को इंक्लूड किया जाए, यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड डेटा ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल टाइम इन एवरी सेंसस सिंस 1951, ये 51 नहीं है वैसे 31 है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा। बस मेन जो ट्रिक होती है इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, वही कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपने पढ़ रखा है उस पर बस भरोसा करना होता है। बाकी स्टेटमेंट थोड़ा ऊपर से नीचे दे देता है, लेकिन उस पर हमें घबराना नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम जो आंसर होता है वो सही हो जाता है। तो यही था आज के डिस्कशन में।